हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हमारा पर्यावरण का चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो जैसा कि पता होगा, स्थलमंडल जिस पे हम निवास करते हैं उस पे भूपर्पटी मिलती है, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह और मध्य में मिलती है आपके मेंटल, और सबसे आंतरिक सतह पे आपको क्रोड मिलता है। तो इस भूपर्पटी के अंदर आपको कई सारी प्लेटें होती हैं और उन प्लेटों में आपको गति देखी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो द्रवित पदार्थ होता है जिसे आप मैग्मा बोल रहे हो वो वहाँ पे गतिशील होता है। तो आपकी जो प्लेटें हैं वो भी उसके साथ गतिशील हो सकती हैं। इनकी गतिशील होने से आपकी पृथ्वी की सतह पे कुछ चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। भूकंप हो सकता है, यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, यहाँ पर और भी कई प्राकृतिक आपदाएं इनकी गतिशील होने पे आप देख सकते हैं। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। आगे आप पढ़ोगे किस तरह से ये महाद्वीपों का विभाजन हुआ, तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में आप देखोगे। तो ये जो प्लेटें हैं प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है, और मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है इस तरह से, तो जिससे वो प्लेटें भी उनके साथ गतिशील होती हैं। ठीक है, बल लगाया जा रहा है इनमें प्लेटों पे जिससे ये गतिशील हो रही हैं। तो उस बल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, जिससे आपकी पृथ्वी की गति आप देख सकते हो। बहिर्जनित बल है जो कि पृथ्वी की सतह पे लगाया जा रहा है बाह्य रूप से, जबकि आंतरिक सतह के आंतरिक भाग में आंतरिक रूप से जो बल लगाते हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। तो बहिर्जनित बल में आपको अपरदन और निक्षेपणी दिखाई देगा, जो कि अपरदन यानी कि भूमि की ऊपरी सतह जो उपजाऊ जो मृदा होती है उसे काट देने को, यानी उसको हटा देना, या तो वो नदी के जल के द्वारा हो सकता है, पवन के द्वारा हो सकता है, बर्फ की नदी के द्वारा हो सकता है, या फिर समुद्री तरंग के द्वारा हो सकता है। निक्षेपण यानी कि उस पर किसी परत पर परत दर परत पदार्थों का अवसादन होना, वो निक्षेपण कहलाता है। अंतर्जनित बल को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आकस्मिक बल और पटल विरूपक बल। पटल विरूपक से आपके पर्वत बनते हैं, जबकि आकस्मिक बल जो अंतर्जनित भाग में उत्पन्न होता है उससे आपके भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं और भूस्खलन। तो इनका जो इफेक्ट होगा वो पृथ्वी की सतह पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, हम देखते हैं स्थलमंडलीय प्लेटें क्या होती हैं। ये छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं ज्वालामुखी का क्या होता है। तो ये भूपर्पटी पर एक ऐसा छिद्र होता है खुला हुआ, जिससे आपके धरती के अंदर वाले पिघले हुए पदार्थ वो एकदम से निकल जाते हैं। तो ये एक ज्वालामुखी है, और ये पर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, मध्य वाली सतह मेंटल है और सबसे अंदर वाली सतह क्रोड है। अगर ज्वालामुखी का मैग्मा कोस्ट है जो कि द्रवित लाल पदार्थ होता है, वो इस तरह से निकलता है। इसके साथ गैसें और राखें भी निकलती हैं, जिससे आपकी आग्नेय चट्टानें बनती हैं। अगर ये यहाँ पे जमा हो जाता है तो इसे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहेंगे। अगर ये बाहर जो इस तरह से जमा हो रहा है, ठोस हो रहा है, उसे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो इस तरह जो आंतरिक बल लगाया जा रहा है उससे आपकी प्लेटों में गति हो रही है और पृथ्वी की सतह पर भूकंप आ रहा है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं उद्गम केंद्र क्या होता है और अधिक केंद्र क्या होता है। उद्गम केंद्र वह स्थान होता है जहां भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये है वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होगा, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर वाला स्थान है। और अधिक केंद्र वो स्थान होता है जो पृथ्वी की सतह पे आपकी भूकंप की तरंगों को प्रभावित करता है। यानी कि अगर अब भूकंप की तरंगें यहाँ से उत्पन्न होती हैं तो पृथ्वी की सतह पर वो यहाँ से जाके प्रभावित होंगी। तो अधिक केंद्र के पास में आपको भूकंप की तीव्रता मैक्सिमम मिलेगी। यहाँ पे भूकंप का जो विनाशकारी प्रभाव है वो अपेक्षाकृत यहाँ होने वाले प्रभावों से बहुत अधिक होते हैं। तो यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, तो भूकंप उत्पन्न होने का केंद्र उद्गम केंद्र, जबकि यह फैलकर अगर पृथ्वी की सतह पे जाके प्रभावित होने लगता है, जिस केंद्र से प्रभावित होता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं।
और ये सारी दिशाओं में गमन करता है। तो भूकंप की जो तरंगें हैं वो सतह पे जाएंगी, उन्हें 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। अगर हम भूकंप मापी में इन्हें मापते हैं तो सबसे पहले आपको पी तरंगे बनेंगी, फिर एस तरंगे बनती हुई दिखाई देंगी और सबसे लास्ट में आपको एल तरंगे बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में मैक्सिमम हानि दिखाई देने को मिलेगी। अधिकेंद्र से आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो इसकी तीव्रता कम होती जाती है। अब हम देखते हैं कि इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन कई सारी ऐसी पूर्वानुमान हैं जिनसे आप भूकंप की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं और उससे होने वाली आपदा को आप कम कर सकते हैं। तो गुजरात में आने वाला भूकंप था जिसका अधिकेंद्र भुज में था। ठीक है। तो उससे बहुत सारी तबाही हुई और वो आप देख सकते हो एग्जाम्पल में। तो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में 6.9 की तीव्रता वाला ये भीषण भूकंप था। अब जो भूकंप की तीव्रता मापते हैं वो रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। अगर इसकी तीव्रता 2 तक आती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। अगर 5 तक आती है तो वो थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त कर सकता है। अगर उसकी तीव्रता 6 तक है तो वो शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर वो 7 से भी ज़्यादा चली जाए तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। तो भूकंप जो भुज में आया था उसकी तीव्रता थी 6.9 यानी कि लमसम 7 की, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली था। ये भूकंप लेखी है, इस पे आप भूकंप की तरंगों का मापन कर सकते हैं। भूकंप आपदा के दौरान आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं, का आश्रय ले सकते हैं। तो कुछ सुरक्षित स्थान है, जैसे रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोनों में। कुछ ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए जो कि आपको क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, जैसे आग वाले स्थान हैं, तस्वीरों फ्रेम के आसपास की जगह, खिड़कियों के आसपास की जगह। साथ में ही आपदा प्रबंधन की जानकारी और जागरूकता सभी को मिलनी चाहिए, जिससे वो आपदा प्रबंधन में इनका सहूलियत से उपयोग कर पाएँ। अब हम देखते हैं मुख्य स्थल आकृतियाँ, यानी कि स्थल पे बनने वाली कुछ आकृतियों को देखेंगे। तो स्थल पे आकृतियाँ बनती और टूटती रहती हैं। 2 प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा आप इन्हें बनता हुआ टूटता पा सकते हैं, वो होती हैं अपरदन और निक्षेपण। तो अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें वायु, जल या फिर बर्फ की नदी के द्वारा या फिर समुद्री पवनों के द्वारा भूमि की सतह को काट दिया जाता है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना और वहाँ जमा करना, वो निक्षेपण कहलाता है। ठीक है। तो ये प्रक्रम ऐसे हैं जो पृथ्वी के धरातल पर कई सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करते रहते हैं। और जो सेलों की टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपक्षय की प्रक्रिया बोलते हैं। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी की सतह है। ठीक है। अब आपकी पवनें आ रही हैं, पवनों के द्वारा इसे तोड़ दिया जाएगा। अब किसी दूसरे स्थान पे जाके अगर निक्षेपित होकर एक चट्टान बनाती है या फिर समुद्री परत में एक परत का निर्माण करती है मृदा की, तो उसे आप निक्षेपण बोलेंगे। तो ये निक्षेपण होगा, ये अपरदन होगा। आपको पता होना चाहिए मृदा की एक परत का निर्माण होने में 100 साल से भी ज़्यादा समय लगता है। अब हम नदी के कार्य देखते हैं। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से एक साथ गिरती है तो वहाँ पे आपकी जलप्रपात बनते हैं। जैसे कि ये खड़ी ढाल वाला स्थान है, तो एकदम से अगर आप जल को छोड़ेंगे वहाँ पे खड़ी ढाल से, तो वहाँ पे आपको जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो कुछ जलप्रपात हैं, उनके एग्जाम्पल आप देख छोटे छोटे जलप्रपात हैं, लेकिन आपको सर्वाधिक जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वो सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला, सबसे कम ऊंचाई से गिरने वाला, वो आपको याद रखना है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है वो दक्षिणी अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपातों में आपके उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। तीसरा है हमारा विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि सीमा पे है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे। तो 3 जलप्रपात आप यहाँ पे देख सकते हो, एंजल जलप्रपात और नियाग्रा और विक्टोरिया जलप्रपात। अब हम बढ़ते हैं, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, नदी की आप 3 अवस्थाएं देख सकते हैं। नदी की सबसे पहली अवस्था होती है बाल्यावस्था, जब वो अपने उद्गम स्थान से निकलती है। प्रौढ़ावस्था, जब वो मैदानों में आती है और बाढ़ लाती है। और 3rd अवस्था होती है उसकी बुढ़ापे वाली अवस्था।
वृद्धावस्था, जिसमें वो बहुत ही कम प्रवाह के साथ बहती है और समुद्र में मिलने से पहले वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो नदी है मैदान में जा रही है, तो विसर्पी रूप में यानी कि सर्पिलाकार रूप में आगे बढ़ती है। तो इसे बोलते हैं विसर्प। जो घुमावदार भाग होता है उसे विसर्प कहते हैं। अब इस स्थान पे लगातार इस सिरे से अपरदन की प्रक्रिया द्वारा यानी कि कटाव की, नदी के जल के कटाव के द्वारा ये जो भाग है इस तरह से अलग हो जाता है। अब कुछ भाग जो नदी से हट गया है धीरे धीरे कई दशकों बाद अलग हो जाता है, तो वहाँ पे आपको एक झील बन जाती है जिसे बोलते हैं आप चाप झील। ठीक है, तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर आ जाती है जिसे आप बाढ़ के रूप में जानते हैं। तो बाढ़ के कारण भी कई बार क्या होता है, आप जलोढ़ मृदा का वहाँ पे निक्षेप पर देख सकते हैं। बाढ़ के बाद में आप उस स्थान पर अगर खेती करेंगे तो वो स्थान बहुत ही उपजाऊ होता है। ठीक है, नदी के उत्तट तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक बहते बहते नदी का प्रवाह धीमे हो जाता है, वह अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे आपकी मुख्य नदी है और ये आपका समुद्र है, तो वह कई भागों में विभाजित हो जाएगी, जैसे वितरिका बोलते हैं, यानी कि उसकी सहायक नदियों के रूप में विभाजित हो जाती है। और समुद्र में मिलने से पहले वहाँ पे धीमे होके अपने द्वारा लाए हुए निक्षेपण मृदा की कुछ कंकड़ पत्थरों को एक जगह एकत्रित करके समुद्री किनारों पे डेल्टा का निर्माण करती है। अब समुद्री तरंग के कार्य देखते हैं। तो समुद्री तरंग भी निक्षेपण करेगी। अगर उसके सामने कोई चट्टान आ जाएगी इस तरह की, तो सबसे पहले वहाँ पे अपरदन करेगी और अपरदन से एक छोटी सी समुद्री गुफा बनेगी। और इस समुद्री गुफा में लगातार अपरदन से, मृदा के अपरदन से आपको इस तरह की आकृति मिलेगी जिसे तटीय मेहराब बोलते हैं। तो इसमें जो आधार वाला भाग है वो बहुत ही ज़्यादा अपरदित हो चुका है, जबकि इसकी छत बाकी है भी। लेकिन कुछ समय बाद छत भी अपरदित हो जाती है, तो ये इस तरह से दो भागों में टूट जाता है। इस तरह से स्टैक बन जाते हैं। ठीक है, तो दीवार जैसी जो इन आकृतियों को क्या बोलते हैं आप, स्टैक कहते हैं। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को आप समुद्री भृगु कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समुद्री गुफा बनेगी और लगातार अपरदन के बाद में जब छत बच जाएगी गुफा की तो उसे तटीय मेहराब कहेंगे। और बाद में ये भी कट जाने पे आपको समुद्री स्टैक मिल जाएंगे। और लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को आप समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारे पे अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। जिस तरह से नदी डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। अब हिम नदी यानी बर्फ़ की नदी का कार्य देखते हैं। तो ये भी हिमोड़ का निर्माण करती है, यानी कि यह भी पर्वतीय क्षेत्रों में जब बर्फ़ की नदी जब पिघलती है तो पिघलने के साथ में अपने साथ साथ कुछ रेत, तलछट मिट्टी, बड़े बड़े सैल भी एक स्थान पे जमा कर देती है, जैसे आप हिमनद हिमोड़ बोलते हैं। तो हिमनद भी गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल बढ़ जाता है और वे सुंदर झील के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जिस तरह से एक नदी डेल्टा का निर्माण करती है और खादर भूमि यानी कि उपजाऊ भूमि निर्माण करती है, उसी तरह से ये भी हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती हैं, यानी बर्फ़ की नदियाँ भी एक उपजाऊ भूमि का निर्माण कर सकती हैं। पवन के कार्य देखते हैं। तो पवनों के द्वारा भी रेगिस्तान में जो पवनें बहती हैं उनके द्वारा भी मिट्टी का कटाव हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो आधार वाला सिरा होता है वहाँ पे कटाव ज़्यादा होता है, जबकि ऊपर कटाव कम होता है। तो आधार वाला वो सकड़ा होगा, जबकि ऊपर सीड्स वाला होगा वो बहुत फैला हुआ होगा। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं आप छत्रक सैल। ठीक है, और पवन जब चलती हैं तो वे अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती हैं। और जब पवन का बहाव रुक जाता है तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना देता है, जिसको बालू टिब्बा कहते हैं। तो बालू टिब्बा भी आपको पता चल गया क्या कहते हैं उसे। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे लोहेस कहते हैं। चीन में विशाल लोहेस निक्षेप पाए जाते हैं।
तो ये आपको छत्रक सैलाब को पता चल गया क्या होता है। पवन जब चलती है तो रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जैसे ही पवन रुक जाती है तो वो रेत वहाँ पे गिर के छोटी पहाड़ी बनाता है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू के कण बहुत ही छोटे होते हैं तो वायु ने बहुत दूर तक ले जाती है और ये एक विस्तृत क्षेत्र में जमा होते रहते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र में जमा होते रहते हैं, जो कि चीन में पाए जाते हैं, जिसे आप लुईस बोलते हैं। तो ये कुछ बल देखे हमने और कुछ आपने देखे स्थलाकृतियाँ जो कि नदी के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा, पवनों के द्वारा या फिर बर्फ की नदियों के द्वारा बनाए जा रहे थे। अब अभ्यास करते हैं हम। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्लेटें क्यों घूमती हैं? क्योंकि प्लेटों में मैग्मा है जो भूमि के अंदर मिलता है, वो वृत्तीय रूप में गति करता है, इसलिए वो घूमती हैं। वैधजनक बल क्या है? जो पृथ्वी की सतह पर लगता है, जबकि पृथ्वी के अंदर लगने वाला वो अंतर्जनित बल कहलाता है। अपर्दन क्या है? तो कई सारे जो पवन है, वायु हैं, समुद्री तरंग हैं, बर्फ की नदियां हैं, वो अपने साथ मृदा का जो ऊपरी कटाव करती हैं उसे अपर्दन कहते हैं। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? जब मुख्य नदी से कटते हुए, अपने प्रवाह से कटते हुए नदी एक स्थान पे, एक मैदानी भाग में प्रवाहित होती है, तो वहाँ पे अपने साथ में कुछ उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण कर देती है, तो उससे वहाँ पे बाढ़कृत मैदान, जिसे आप खादर भी बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। बालू टिब्बा क्या है? तो जब रेगिस्तान में पवनें चलती हैं तो वो रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, और जैसे ही वो रुक जाती हैं तो उस स्थान पर रेत वहाँ पे निक्षेपित हो जाता है, तो उन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? तो समुद्री तरंगें किनारों पे कुछ अवसाद का निर्माण करती हैं, जिन्हें समुद्री पुलिन कहते हैं। चाप झील क्या होती है? जब विसर्प है वो कटाव हो के अपने मुख्य नदी से अलग हो जाता है, तो वहाँ पे एक झील का निर्माण होता है, जिसे चाप झील कहते हैं। निम्न में से समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है, तो आपके सैल है वो समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमोड़। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो वहाँ पे ज्वालामुखियाँ बन सकता है आंतरिक बलों के कारण। छत्रक सैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पाई जाती है? आपकी नदी घाटियों में। अब हमें मिलान करना है, तो हिमनद क्या है? आपकी बर्फ की नदी है। विसर्प क्या है? आपके नदियों से संबंधित हैं। पुलिन क्या है? ये समुद्री, आपकी पुलिन है समुद्री तट। बालू टिब्बा क्या है? आपके रेगिस्तान से संबंधित है। जलप्रपात क्या है? ये आपका कठोर संस्तर सैल है। भूकंप क्या है? ये पृथ्वी का कंपन है। ठीक है। कुछ सैल छत्रक के आकार में होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पवनें आधार की तरफ ज़्यादा भूमि का कटाव करती हैं, तो वो छत्रक जैसे मशरूम जैसी आकृति बना लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपरी सतह पे इतना कटाव नहीं होता है जिनकी उनके आधार पे देखने को मिलता है। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियाँ अपने साथ में बहुत ही उपजाऊ भूमि का कटाव करके एक मैदान पर निक्षेपित कर देती है, तो वो मैदान बहुत ही उपजाऊ होते हैं। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि समुद्र में जब समुद्री गुफा में बहुत सारा आपका कटाव होता है समुद्री तरंगों के द्वारा, वहाँ पे सबसे पहले आपको मेहराब देखने को मिलेंगे और सबसे अंत में ऊर्ध्वाधर स्तंभ देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप स्टैक कहते हैं। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह पे कंपन होते हैं, इससे वहाँ पे जाहिर सी बातें इमारतें भी उनके साथ में गिरती हैं। तो ये था गाइस क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी।